हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी। कल से शुरू हो रहा है एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड का आईपीओ। तो इसी के लिए हम आपके सामने ये वीडियो लाए हैं ताकि आप ये समझ सके कि क्या आपको इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना है, क्या फंडामेंटल्स है, क्या ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, कंपैरिजन विद सीडीएसएल। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो वीडियो शुरू होने से पहले हमारी जो प्रथा होती है हमेशा विद आईपीओ वीडियोस, इस आईपीओ का जीएमपी करंटली 135 रुपीज़ के आसपास है, जो 16-17% का प्रीमियम करंटली दिखा रहा है। अगर आप इस वीडियो में सिर्फ यही जानना चाहते हैं तो वीडियो यहीं तक था, लेकिन अगर आपको इस कंपनी को समझना है, फंडामेंटली ये कंपनी कैसी है ये समझना है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, राइट। तो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, इस आईपीओ का टोटल इशू साइज 4011 करोड़ का है। कंप्लीट इशू इज ऑफर फॉर सेल, 100% ऑफ द इशू ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास कोई पैसा नहीं जाने वाला है आईपीओ के थ्रू। जो सेलिंग शेयर होल्डर्स है इस आईपीओ में, उन्हीं को पैसा मिलने वाला है। एनएसडीएल का कोई डेजिग्नेटेड प्रमोटर नहीं है, ये एक कंप्लीटली प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है, राइट। एंड जो सेलर्स है इशू में, यानी कौन बेच रहा है इस इशू में, तो इसमें काफ़ी सारे बैंक्स है। सो आईडीबीआई बैंक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो एक वन ऑफ द की शेयर होल्डर्स है इन एनएसडीएल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, ये सारे कुछ सेलिंग शेयर होल्डर्स हैं। क्विकली हम आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। प्राइस बैंड 760 टू 800 रुपीज़ पर शेयर का है, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ पर शेयर है। आईपीओ डेट कल यानी 30 जुलाई टू 1 अगस्त 2025 रहेगी। 18 शेयर्स एक लॉट में होंगे। रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए 35% जो है वो कोटा मार्क्ड है। रिफंड्स 5 अगस्त को इशू किए जाएंगे एंड लिस्टिंग डेट 6 अगस्त 2025 रहेगी। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात मैंने ऑलरेडी कर दी, अराउंड 17% का ग्रे मार्केट प्रीमियम करंटली मिल रहा है। अब एनएसडीएल एक डिपॉजिटरी है। डिपॉजिटरी का क्या काम होता है, राइट। हमने आई एम श्योर आपको सीडीएसएल का बिजनेस मॉडल पता हो, तो इट इज़ नथिंग डिफरेंट। अगर मैं इसको शॉर्ट में समझाना चाहूँ तो डिपॉजिटरी एक वो पार्टी होती है जिसके पास डीमटेरियलाइज फॉर्म में सिक्योरिटीज रखे जाते हैं। क्योंकि अब स्टॉक्स, शेयर्स या फिर बाकी सिक्योरिटीज जो है वो डिजिटली एग्जिस्ट करते हैं, वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है। तो एक डिपॉजिटरी जो है वो डिजिटल फॉर्म में आपके ये सारे सिक्योरिटीज मेंटेन करता है। तो सिंपली अगर हम देखें, सो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिसे हम ब्रोकर कहते हैं, ब्रोकर इज काइंड ऑफ एन इंटरमीडियरी बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी के पास आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, राइट। आप उसको एक्सेस करते हो, यानी उसमें आप ट्रांजैक्शन करते हो थ्रू अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, यानी कि ब्रोकर। तो इस तरह से इसका लिंक होता है। इन्वेस्टर्स जो होते हैं, पीपल लाइक यू एंड मी, हम फीस पे करते हैं टू अ ब्रोकर। ब्रोकर जो है वो फीस पे करता है टू डिपॉजिटरीज, राइट। एंड कुछ चीज़ें हैं जो वो इन्वेस्टर्स के थ्रू रिकवर करते हैं। सो ट्रांजैक्शन बेस्ड फीस अगर कोई होगी तो जो ब्रोकर है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, वो इन्वेस्टर्स से ये चीज़ें रिकवर करते हैं। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सर्विसेज देता है इन्वेस्टर्स को, एंड डिपॉजिटरीज सिक्योरिटीज एंड इंफॉर्मेशन देते हैं टू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। इंडस्ट्री फैक्टर्स को समझ लेते हैं कि हम डिपॉजिटरी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, क्या ये इंडस्ट्री ग्रो होगी, नहीं होगी। तो इस पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है ऑलरेडी, तो मैं इस पर ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इंडिया का जो फाइनेंशियलाइजेशन है, यानी इंडिया का फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ते जा रहा है। नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ कंपनीज जो लिस्ट हो रही है वो बढ़ रही है, एक्टिव नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं, राइट। मार्केट कैप टू जीडीपी अभी भी इंडिया का लो है, जो ये दर्शाता है कि इंडिया का स्कोप यहाँ पर आगे चलते हुए काफ़ी ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन एक्सपेक्टेड है कि और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो ओवरऑल इंडस्ट्री थीम अगर हम देखें हमारे 5G एनालिसिस में, इंडस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। तो इंडस्ट्री लुक्स स्ट्रांग। तो इस पर मैं ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूँगा। एक इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक कंपनी ने अपने आरएचपी में डिस्क्लोज किया है, वो है ग्रोथ इन डीमैट अकाउंट्स सिंस 2014। अगर हम देखेंगे तो जो नंबर है दैट इज ग्रोइंग बाय 22% CAGR, उतना ग्रोथ हम देख रहे हैं फ्रॉम FY14 टू FY25। लॉन्गर टर्म ग्रोथ तो ठीक है, लेकिन इवन शॉर्टर टर्म ग्रोथ अगर हम FY20 से भी कंपेयर करें तो नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स जो है वो एक्सपोनेंशियली बढ़े हैं। तो अब हम आते हैं एनएसडीएल के बिजनेस पर। तो ये एक बिजनेस ऐसा है जो सिंपल डिपॉजिटरी बिजनेस नहीं है। तो जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बिकॉज सीडीएसएल का बिजनेस वैसा है जो कंप्लीटली डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के तौर पर वो फंक्शन करता है, लेकिन एनएसडीएल जो है इसका एक सेगमेंट डिपॉजिटरी का है, राइट। तो डिपॉजिटरी का जो सेगमेंट है इससे इनका सिर्फ 43% रेवेन्यू आता है,
राइट। तो 50% रेवेन्यू, 57% रेवेन्यू जो बचा है उसमें से 51% रेवेन्यू एक्चुअली कंपनी के एक पेमेंट्स बैंक बिजनेस से आता है। तो एनएसडीएल का एक पेमेंट बैंक है, राइट, जो मेनली B2B लेवल पर फंक्शन करने वाला बैंक है, एंड वहां से इनको अराउंड 51% ऑफ रेवेन्यू आता है। डेटाबेस मैनेजमेंट का एक उनका बिजनेस है, तो वहां से अराउंड 6% रेवेन्यू आता है। ये खैर बात होगी रेवेन्यू की, लेकिन प्रॉफिट में कौन ज्यादा प्रॉफिट ला रहा है, तो यहां पर क्लियरली डिपॉजिटरी बिजनेस मेन है इनका, जो हमें प्रॉफिट से समझ में आ रहा है। 91% जो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कंपनी कमाती है, एनएसडीएल कमाती है, वो डिपॉजिटरी बिजनेस से आता है। तो चाहे पेमेंट बैंक का बिजनेस काफी बड़ा हो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, पर वहां से प्रॉफिट सिर्फ 1% का ही मिल रहा है कंपनी को, राइट। जो डेटाबेस मैनेजमेंट का बिजनेस है इनका, वहां से 8% प्रॉफिट कंपनी कमा पा रही है। तो क्विकली इनके जो तीनों बिजनेसेस है इनको समझ लेते हैं। जो मेन उनका बिजनेस है, जिसे हम स्टैंड अलोन बिजनेस भी कहेंगे, दैट इज एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये इनका कोर बिजनेस है, जहां पर कंपनी डिपॉजिटरी सर्विसेज देता है। तो वो एक बेसिकली सेंट्रल डिपॉजिटरी एक्ट करता है, विच इज डेजिग्नेटेड बाय द सेबी। ये फैसिलिटेट करता है फॉर डीमटेरियलाइजेशन, राइट, ट्रांसफर, सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स यानी ब्रोकर्स के साथ काम करता है, एंड स्टॉक एक्सचेंजेस, इशूअर्स एंड ये सारे जो इंटरमीडियरीज है इसमें इन्वॉल्व होते हैं इन द फंक्शनिंग ऑफ द स्टॉक मार्केट, उनके साथ ये काम करते हैं। तो यहाँ पे रेवेन्यू कंपनी कैसे कमाता है? ट्रांजैक्शन फीस, राइट, कस्टोडियन फीस, वैल्यू एडेड सर्विसेज, कुछ इनके एनुअल इशूअर चार्जेस होते हैं, राइट। तो ये सारी चीजों से कंपनी रेवेन्यू कमाता है। अब कंपनी के दो सब्सिडरीज है। पहली सब्सिडरी जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट में, जिसे एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट यानी एनडीएमएल कहते हैं। इसका फोकस जो है वो ई गवर्नेंस एंड डिजिटल सर्विसेज पर है। ये बिजनेस काफी छोटा है इनका, एंड बहुत ज्यादा ग्रोथ यहाँ पर आएगी ऐसा भी एक्सपेक्टेड नहीं है। ई केवाईसी, पैन सर्विसेज, एसईजेड ऑनलाइन सर्विसेज, ये सारी चीजें कंपनी देती है। एनएसडीएल की जो एक पेमेंट बैंक है वो उनकी सेकंड सब्सिडरी है, इसे हम एनपीवीएल कहेंगे। इनका फोकस जो है वो डिजिटल बैंकिंग पर है एंड पेमेंट सर्विसेज पर है। इट इज लाइसेंस्ड एज अ पेमेंट बैंक बाय द आरबीआई। आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। तो पेमेंट बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन पेमेंट बैंक जो है ना, वो नॉर्मल बैंक जैसे लोन्स नहीं दे सकते। तो इनके अलग फंक्शंस होते हैं, एंड आपको विद द आरबीआई एक पेमेंट्स बैंक का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, जो एनएसडीएल के पास है। तो ये कुछ बेसिक बैंकिंग सर्विसेज देते हैं, यूपीआई बेस्ड पेमेंट्स, फंड्स ट्रांसफर्स, बिल पेमेंट्स, ये सारी चीजें आर दी सर्विसेज दैट एनपीबीएल गिव्स। नंबर्स पर ध्यान देते हैं। फाइनेंशियल नंबर्स पे अगर हम ध्यान दें तो ये कंसोलिडेटेड नंबर्स है कंपनी के लास्ट 3 साल के। तो 1000 करोड़ के रेवेन्यू इन FY23, वहां से अब 1400 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है जब हम कोई भी डिपॉजिटरी एनालाइज कर रहे हैं, कि कितना परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू जो है ना वो रिकरिंग रेवेन्यू है, यानी वो ट्रांजैक्शन बेस्ड नहीं है। ट्रांजैक्शन बेस्ड रेवेन्यू का क्या होता है कि जब मार्केट्स अच्छे चल रहे हो तब आप वो रेवेन्यू काफी अच्छा कमा सकते हो, बट जब मार्केट्स आर नॉट डूइंग दैट वेल तब आपको वो रेवेन्यू शायद कम हो सकता है। लेकिन रिकरिंग रेवेन्यू ये एक स्टिकी है इन नेचर, राइट। तो ये जो है रेवेन्यू कंपनी का वो काफी कम है अगर हम प्रोपोर्शन कंपेयर करें टू द टोटल रेवेन्यू। अब पहली बात तो ये कि ये कंसोलिडेटेड बिजनेस है, तो इसमें पेमेंट बैंक का बिजनेस भी आ गया है। तो 50% आप समझ लीजिए कि जो रेवेन्यू आप देख रहे हैं उसमें से लगभग 50% रेवेन्यू तो पेमेंट बैंक का ही बिजनेस है। उसमें से कुछ रेवेन्यू जो है वो रिकरिंग है, एंड बाकी जो है वो ट्रांजैक्शन बेस्ड रेवेन्यू है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम देखें तो वो 235 करोड़ से अब 343 करोड़ हो गया है फ्रॉम FY23 टू FY25। सेगमेंट वाइज ट्रेंड भी देखेंगे। हमें पता है कि 3 सेगमेंट्स है कंपनी के, लेकिन कौन सी सेगमेंट ग्रो कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। तो डिपॉजिटरी सर्विसेज का जो सेगमेंट है, इसका रेवेन्यू लगभग 409 करोड़ था इन FY23, वो अब 619 करोड़ हो गया है इन FY25। तो पिछले 2 सालों में अच्छी ग्रोथ यहां पर दिखाई दी है। डेटाबेस मैनेजमेंट, यहां पर मार्जिन्स चाहे अच्छे हो डेटाबेस मैनेजमेंट बिजनेस के, लेकिन फिर भी इसका स्केल बहुत ही छोटा है, एंड उतनी ज्यादा ग्रोथ यहां पर अभी भी नजर नहीं आ रही। 72 करोड़ से 82 करोड़ का रेवेन्यू इनका FY23 से FY25 में हुआ है। बैंकिंग सर्विसेज यानी जो पेमेंट्स बैंक का बिजनेस है, यहां पर कंपनी का रेवेन्यू 541 करोड़ से 720 करोड़ हुआ है, लेकिन FY25 में यहां पर कोई भी ग्रोथ नहीं नजर आई है। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जैसे कि मार्जिन्स, हमें पता है 3 सेगमेंट्स है। अब कौन सा सेगमेंट सबसे ज्यादा मार्जिन कमा पा रहा है, तो पैट मार्जिन अगर हम देखें तो क्लियरली इनका डिपॉजिटरी बिजनेस इनका मेन कैश काउ है, एंड इसीलिए हमें इसको एक डिपॉजिटरी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही एनालाइज करना चाहिए, चाहे इनका पेमेंट बैंक्स बिजनेस बढ़ रहा हो। तो
NSDL जो है, जो उनका डिपॉजिटरी बिजनेस है, वहां पर पैट मार्जिन FY25 में लगभग 44% रहा। इवन रिटर्न ऑन इक्विटी बेसिस पर अगर हम रेशियोज कंपेयर करें तो NSDL यानी जो इनका डिपॉजिटरी बिजनेस है वहां पर अराउंड 17 से 18% का ROE कंपनी कमा पा रहा है। डेटाबेस मैनेजमेंट बिजनेस में अराउंड 12% का है, लेकिन पेमेंट बैंक बिजनेस में कंपनी का ROE सिर्फ 1.26% का रहा है इन FY25। अब जब हम NSDL की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें CDSL से इसका कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। तो आगे हम कुछ समय तक NSDL और CDSL को कंपेयर करेंगे। अब मेन डिफरेंस जो है ये दोनों कंपनीज में वो सिर्फ इतना है कि CDSL जो है वो एक रिटेल सेंटर्ड बिजनेस है, यानी रिटेल इन्वेस्टर सेंटर्ड बिजनेस है। मैक्सिमम जो डिस्काउंट ब्रोकर्स है उनका टाई अप CDSL से होता है, तो ऐसे में CDSL हैज बीन द बेनिफिशियरी ऑफ द नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स जो बढ़े हैं पिछले कुछ सालों में, राइट। तो जो न्यू इन्वेस्टर अकाउंट्स है दोज हैव इंक्रीज रैपिडली सिंस FY21 एंड ये क्लियरली इस ग्राफ में एस्टेब्लिश हो रहा है। NSDL जो है इसके जो नंबर ऑफ क्लाइंट्स है वो मेनली इंस्टीट्यूशनल है, बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, राइट, कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, तो मेनली इनका इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट बेस है एंड इसी वजह से इनके नंबर जो है आपको वो छोटा दिखेगा। कुछ जो मेजर फुल सर्विस ब्रोकर्स है वो भी NSDL बेस्ड है। मोर और लेस आजकल ऐसा हो रहा है कि जो भी ब्रोकर्स आ रहे हैं वो नॉन डिस्काउंट ब्रोकर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनके पास जनरली दोनों ही डिपॉजिटरीज का एफिलिएशन होता है। अगर हम इन्वेस्टर्स अकाउंट्स अदर देन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स देखें, यानी रिटेल इन्वेस्टर्स को छोड़ के, रिटेल रेसिडेंशियल इन्वेस्टर्स को छोड़े, तो जो बड़ा नंबर है ऑफ इन्वेस्टर अकाउंट्स वो NSDL का है। अगर हम नंबर ऑफ लिस्टिंग्स देखें तो वो भी NSDL में हायर है। तो अनलिस्टेड कंपनीज जो है उनका मार्केट शेयर NSDL के पास ज़्यादा है। ये FY18 से FY25 का कंपैरिजन कंपनी ने अपने RHP में प्रेजेंट किया है। FY25 में मार्केट शेयर NSDL का इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ लिस्टिंग्स है, राइट, नंबर ऑफ लिस्टिंग्स 73% है विथ NSDL, राइट, जबकि मार्केट शेयर ऑफ डीमैट वैल्यू ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज जो है तो यहाँ पर भी अराउंड 90% का मार्केट शेयर NSDL का है। लेकिन आगे हम इसकी बात करेंगे, नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स का मार्केट शेयर अगर हम देखें तो क्लियरली यहाँ पर CDSL एक लीडर है। तो क्विकली अब हम कंपैरिजन CDSL के साथ करेंगे ऑफ वेरियस पैरामीटर्स, राइट। तो डीमैट कस्टडी वैल्यू इसका ये मतलब है कि जो पैसे एज अ डिपॉजिटरी NSDL या फिर CDSL के पास है उसकी वैल्यू कितनी है, तो वो क्लियरली NSDL के पास बहुत ज़्यादा बड़ी है। इट इज़ 4 करोड़ 64 लाख करोड़, राइट, जबकि CDSL के पास दिस इज अराउंड 70 लाख करोड़। पर क्या इससे फर्क पड़ता है? नो, क्योंकि ये पैसा एक्चुअली NSDL या CDSL का नहीं है, दे आर जस्ट डिपॉजिटरीज जिनके पास ये पैसा है। और तो और इनका रेवेन्यू जो है ना वो कितने पैसे उनके पास एज ए डिपॉजिटरी है उस पर डिपेंडेंट नहीं है। इट इज नॉट अ परसेंटेज ऑफ द कस्टडी वैल्यू। ये सारी चीजें डिपेंड करती है एनुअल इश्यूअर चार्जेस पर, ट्रांजैक्शन बेस्ड चार्जेस पर, तो वहां से रेवेन्यू ड्राइव होता है, राइट। तो चाहे NSDL के पास कस्टडी ज्यादा पैसों की हो लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नंबर ऑफ इश्यूअर्स, अब टोटल नंबर ऑफ इश्यूअर्स जो है वो NSDL के पास अराउंड 79,000 है, जबकि CDSL के पास 40,000 है। सिक्योरिटीज एंड डिमैट अकाउंट ये भी NSDL के पास कई ज्यादा है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स यानी ब्रोकर्स जो एफिलिएटेड है विद NSDL एंड CDSL, तो वो NSDL के पास 294 है, जबकि CDSL के पास दिस इज 574। नंबर ऑफ डिमैट अकाउंट्स 3.94 करोड़ विद NSDL, बट विद CDSL इट इज 15.29 करोड़, राइट। तो काफी बड़ा नंबर है यहाँ पे। अगर हम फाइनेंशियल मैट्रिक्स को कंपेयर करें कि किसका रेवेन्यू ज्यादा है, NSDL का CDSL से कंपेयर, अगर हम कंपेयर करने जाए किसका EBITDA ज्यादा है, तो वो कंपैरिजन भी देख लेते हैं। कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग रेवेन्यू NSDL का 1400 करोड़ है, जो CDSL से ज्यादा है क्योंकि CDSL का 1000 करोड़ है, लेकिन CDSL सिर्फ एक ही सेगमेंट में ऑपरेट करता है, उनका सिर्फ डिपॉजिटरी बिजनेस है, जबकि NSDL पेमेंट बैंक्स में भी ऑपरेट करता है, राइट। लेकिन अगर सिर्फ हम इन दोनों कंपनीज का डिपॉजिटरी बिजनेस कंपेयर करें तो हाउ डू द नंबर स्टैक अप? तो स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग रेवेन्यू अगर हम देखें तो वो NSDL का अराउंड 618 करोड़ है, जबकि CDSL का दिस इज 848 करोड़। तो क्लियरली डिपॉजिटरी बिजनेस में CDSL हैज अ मच हायर रेवेन्यू। रिकरिंग रेवेन्यू, राइट, रिकरिंग रेवेन्यू भी CDSL का काफ़ी ज़्यादा है, राइट। तो ये एक अच्छी चीज़ कंसिडर की जाती है, रिकरिंग रेवेन्यू भी CDSL का काफ़ी ज़्यादा है। ट्रांजैक्शन बेस्ड रेवेन्यू NSDL का ज़्यादा दिखाई दे रहा है। EBITDA जो है कंसोलिडेटेड EBITDA वो 492 करोड़ है फॉर NSDL, जबकि CDSL का ये 743 करोड़ है। पैट 343 करोड़ का रहा फॉर NSDL फॉर FY25, जबकि CDSL के लिए ये 526 करोड़ है। तो EPS अर्निंग्स पर शेयर भी CDSL का हायर है। नेटवर्थ
अराउंड 6,600 करोड़ की है NSDL की, जबकि CDSL की 2,600 करोड़ है। अगर हम कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो NSDL का सिर्फ 24% है। क्यों? क्योंकि इनके पास बाकी सेगमेंट्स है जो इनके मार्जिन्स को डाइल्यूट कर रहे हैं, राइट। तो CDSL का जो ओवरऑल कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 53% है, जो क्लोज टू उनका स्टैंडअलोन ऑपरेटिंग मार्जिन भी है। एंड NSDL का स्टैंडअलोन ऑपरेटिंग मार्जिन इज अराउंड 50%। तो लगभग सिमिलर लेवल्स पर दोनों के मार्जिन है एज अ डिपॉजिटरी, राइट। बट ओवरऑल मार्जिन NSDL के डाइल्यूट होते हैं बिकॉज ऑफ देयर अदर बिजनेसेस। अब बिकॉज हमने CDSL और NSDL को यहाँ पर काफ़ी डेप्थ में कंपेयर कर ही लिया, तो हम दोनों के वैल्यूएशंस भी कंपेयर कर लेते हैं। CDSL ऑलरेडी एक लिस्टेड कंपनी है, करंटली इनके वैल्यूएशन 64 टाइम्स ऑफ देयर अर्निंग्स है। अब NSDL जिस वैल्यूएशन पर अपने IPO ला रहा है तो उसके हिसाब से इनका PE रेशियो 47 है। तो चाहे यहाँ पर NSDL काफ़ी सस्ता नज़र आ रहा हो, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो PE रेशियो CDSL का भी करंटली है वो अपने मीडियन से काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी हो चुका है। एंड हमने क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स देख लिया है इन टर्म्स ऑफ कि बिकॉज CDSL एक रिटेल सेंटर्ड बिजनेस है, तो उनके सारे ही फाइनेंशियल मेट्रिक्स हमें बेहतर नज़र आ रहे हैं। तो क्लियरली उनको एक वैल्यूएशन प्रीमियम मिलना जायज़ सी बात है। लेकिन लाइक आई सेड, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ये एक साइक्लिकल बिजनेस है, राइट। डिपॉजिटरी बिजनेस ये हमेशा साइकिल्स में जाता है। एंड करंटली जिन वैल्यूएशंस पर हम CDSL का ही CDSL की अगर हम PE रेशियो देख ले तो क्लियरली ये इनके मीडियन से ज़्यादा वैल्यूएशन पर है। एंड दैट इज़ वाई हमें उसको भी एक पिंच ऑफ सॉल्ट से लेना चाहिए कि इवन 47 का PE रेशियो जिस पर NSDL IPO कर रहा है वो एग्जैक्टली चीप नहीं है, राइट। तो हम क्विकली अब इस IPO के वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। अब पॉजिटिव ऑफ द इश्यू फॉर NSDL इज कि इनकी स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन है, एक डुओपोली मार्केट है, राइट, जहां पर ये ऑपरेट करते हैं। एंट्री बैरियर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई है, किसी और को इस बिजनेस में एंटर करना बहुत मुश्किल है। डाइवर्स एंड ज़्यादा स्टेबल क्लाइंट बेस है, क्योंकि रिटेल सेंटर्ड इनका अप्रोच नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अगर बेयर मार्केट्स आते हैं तो हो सकता है कि NSDL के अर्निंग्स में थोड़ी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखे कंपेयर टू CDSL। पोर्टफोलियो ऑफ सर्विसेज काफ़ी वाइड है, कंपनी काफ़ी सारी चीज़ों में अब जाने लगी है। वेदर इट इज़ फ्रुक्टिफाइंग फॉर देम और नॉट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन, पर सिर्फ डिपॉजिटरी पर इनका रेवेन्यू डिपेंडेंट नहीं है। अगर नेगेटिव्स देखें तो 100% ऑफ द इशू इज ऑफर फॉर सेल, ये एक बड़ा कंसर्न है। लोअर रिटेल पार्टिसिपेशन है इन NSDL कंपेयर टू CDSL, जिस वजह से CDSL गिव्स यू अ फीलिंग कि इनकी अर्निंग्स ज़्यादा स्ट्रांग है एंड ग्रोथ भी ज़्यादा स्ट्रांग है। रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, ट्रांजैक्शन बेस्ड रेवेन्यू 80% ऑफ रेवेन्यू लाता है फॉर NSDL, राइट। तो वो एक कंसर्न हम कह सकते हैं जो ये दिखाती है हमें कि इनके रेवेन्यूज तभी स्ट्रांग होंगे जब मार्केट साइकिल बहुत स्ट्रांग होगी। इनके जो सब्सिडरीज है NSDL के वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। हमने ROE नंबर्स उनके पेमेंट बैंक बिजनेस के ऑलरेडी देखे हैं, सो दैट शोज कि ओवरऑल डाइल्यूशन इस वजह से कंपनी के ओवरऑल नंबर्स का होकर रहेगा। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। मैं आशा करता हूं कि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ में आई हो अबाउट NSDL फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर करें इस वीडियो को विद मैक्सिमम पीपल। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें एंड कमेंट्स में मुझे बताइए कि क्या आप इस IPO इशू को सब्सक्राइब कर रहे हो या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।